हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। आज का ये वीडियो जीएस के रूप में हम आपको शूट कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो जीएस के रूप में ले रहे हैं, इसमें किनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जहां पर भी जीएस का पोर्शन, जिस भी सिलेबस में जीएस का नाम होगा, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए उपयोगी होगा। और जो उत्तर प्रदेश उत्तर सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक के पोस्टों का भी अध्याचन आया है, उसमें भी इसका समावेश 30 क्वेश्चन आपका जीएस के रूप में रहता है। तो 30 क्वेश्चन जीएस में जो रहता है वो उसका पोर्शन की शुरुआत यहीं से होती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी हम आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देने का पूरा प्रयास आज करूंगा इस लेक्चर के माध्यम से। बाकी सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के नाम पर जो आपको जीएस का है उसका तो इसमें समावेश सही है। बाकी उत्तर प्रदेश के किसी भी आरओ हो या यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इसका हम एक भारत का भौतिक बाह्य बाउंड्री की पूरी बाउंड्री की बात हम करने जा रहे हैं। उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि हर बात को मैं यहाँ पे लिखना मेरे लिए संभव तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी बातों को मैं अपने इंडिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। उसको आप देखिएगा भी और लिखिएगा भी और उसको बनाते भी जाइएगा, क्योंकि अलग से मैं यहाँ पर ये जो मैं मैप बनाया हूँ इसी के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें मैं यहाँ पे करके आपको ड्रा करके दिखाता जाऊंगा और उस चीज को आपको अपने कहीं ना कहीं नोट में मेंशन कर दे जाना होगा। बस दो बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग का बहुत सारे मैसेज फोन इस बात में आ रहे थे कि सर ऑनलाइन आपका कहाँ पे है, कैसे है, मिल नहीं पा रहा हमें। तो हम इसको जो आपका सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा का है उसको तो हम आपको एज ए क्रैश क्रॉप के रूप में लेके आएंगे, क्रैश कोर्स का, और वो सिर्फ पीटी के लिए होगा। मेंस की उसमें हम चर्चा भी नहीं करेंगे, सिर्फ पीटी के लिए होगा। और उस पीटी के लिए अब मंडे से आपको पूरे क्लास पर डे 1 से 2 वीडियो, मिनिमम 1 वीडियो, वैसे हो सकता है 2 भी उपलब्ध कराया जाए। तो ये चीजें आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और जो बच्चे यूपी कैडेट बीएचयू या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें, उनके लिए भी जस्ट इसी मंडे से आपको क्लास ऑनलाइन भी मिलेगी। उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके देंगे। बहुत सारे जो हमारे ऑफलाइन क्लासें हैं उनके भी हम रिकॉर्डेड आपको देंगे। दोनों रूप में हम कुछ आपको देने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्वेश्चन के रूप में आपको ऐसा लगता है, जो डाउट होता है, डाउट के लिए हम संडे के दिन में आपको सेशन रखा करेंगे 2-2 घंटे का, और उसमें आप लोग सब लोग लाइव आकर के अपने सारी समस्याओं का निदान के लिए आप हमसे जुड़ करके उसको दूर भी कर सकते हैं। तो आइए, ये सूचना के बाद अब हम आते हैं आपको जो मुझे बताना है या पढ़ाना है उसको आप देखिए। जैसा कि आपके सामने हमने देख के ही आपको पता चल जाएगा, आपका एक सुंदर सा भारत, प्यारा सा भारत जिसको हमने आपके लिए लिया है और उसी के बारे में आज हमें आपको बताना है। तो इसमें आपको जब पहले देखना होता है तो आपको सबसे पहले हम लोग को ये देखते हैं इसकी बाउंड्री क्या है, कहां से लेकर कहां तक इसका अधिकार क्षेत्र आता है, क्योंकि भारत की भी एक भौगोलिक क्षेत्रफल है या उसकी सीमाएं हैं, वो कहां से कहां तक सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में हम लोग को देखना है। तो आपको भी हम लोग देखते हैं, जब भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं इसकी दक्षिणी सीमा कहाँ है, उत्तरी सीमा कहाँ है, पूर्वी कहाँ पर है और पश्चिमी कहाँ पर है। तो इसको तो हम लोग रटते हैं कि 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांत है। ये हम लोग रटते रहते हैं, लेकिन जो चीजें हम रटते हैं क्या इस पे कहीं पे वो चीजें देखी भी जा सकती है। सबसे स्पष्ट ये होता है कि अगर उस चीज को चारों बिंदुओं पर जो हम लोग रटते हैं, अगर उसको इसी पर हम देख लें कि कहां पर क्या है, तो शायद हमें समझने में आसानी होगी। तो इसलिए यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मैप एग्जैक्ट ही बना रहेगा। हम आपको यहां पर उस चीज को करके दिखा रहे हैं, कौन सा अंश कितना मिनट कहां पर किस बिंदु पर पड़ेगा, उसको आप थोड़ा सा देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। उसको कहीं ना कहीं अपने कॉपी में उसी रूप में बनाइएगा जैसा मैं यहां पर ड्रा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप पहले आप देखिए, जो भारत के अक्षांशीय विस्तार है, जब उस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाती है तो उसको समझने के लिए हम ये आरेख बना लेते हैं। जैसा कि हमें भी पता है ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। इसको जो है ईस्ट कहते हैं और इसको जो है वेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। हमें भी भारत का भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देखना होता है। तो जब उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम देखते हैं तो कहां से हमारा दक्षिणी बिंदु शुरू होगा, कहां से हमारा उत्तरी बिंदु शुरू होगा, कहां से पूर्वी और कहां से पश्चिमी। तो इसको हम उसे अपने उसी माध्यम से चुनेंगे। इस पे हमें 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है
उत्तरी अक्षांश कितने बिंदु पर पड़ता है या दक्षिणी अक्षांश कितने बिंदु पर। दूसरा इसी को कभी नाम दे देता है कि उत्तरी बिंदु पर कौन सा स्थान है या दक्षिणी बिंदु पर कौन सा स्थान है। तो इसके माध्यम से दोनों बिंदुओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, इसको आप देखिए। अगर ये कहा जाए कि भारत का विस्तार कहां पर है, तो जो 8:04 देखते हैं, तो भारत का 8:04 कहां पड़ेगा, तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। वो 8 ये जो आपका 8:04 है वो यहां पर है, इसका मतलब कन्याकुमारी के पास है। ये 8:04 कहां पड़ेगा, आपका कन्याकुमारी के पास पड़ेगा। और उसके बाद यहीं से, चूंकि हमें उत्तर की तरफ जाना होता है, हम लोग उत्तरी अक्षांश में पड़ता है भारत, तो इसको आप देखेंगे 8:04 से 37:07, इसका मतलब जो आपका 37 अंश है वो आपका यहां पर पड़ेगा 37:07। ठीक, इसका मतलब ये आपका दक्षिणी बिंदु है और ये आपका उत्तरी बिंदु है। तो इसीलिए कहा जाता है भारत का दक्षिणी बिंदु जो आपका, यहीं पर उस बिंदु को भी मैं इंडिकेट करूं तो उसे कहते हैं कन्याकुमारी। और भारत का हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो इसे आपको पता है, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। तो दो बिंदुओं का स्पष्टीकरण हुआ। एक तो अगर ये पूछा जाए कि कन्याकुमारी किस अक्षांश पे पड़ता है, तो कन्याकुमारी अगर अक्षांश की बात किया जाए, इसका मतलब 8:04 पर पड़ता है और यही कन्याकुमारी हमारी दक्षिणी बिंदु है। हमसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के उत्तरी बिंदु किस अक्षांश पे पड़ता है, तो इसका मतलब उत्तरी बिंदु हमारा 37:07 पर पड़ता है। अगर उस उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो नाम क्या है, इंदिरा काल है। इसी तरह से हमारा पश्चिमी पूर्वी भी देख ले, तो अगर हमसे पूछता है कि भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु का बात जब अगर हम करते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए 3 नाम आएगा। एक नाम आपका होता है गौहर मोता, या इसको आप कहते हैं सर क्रीक, या इसी को आप कहीं कहीं पर कहते हैं राहगीर क्रीक भी देखते हैं। तो इसका मतलब भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो किस अंश पे पड़ेगा, अगर अंश की बात करें वो भी मैं यही लिख दे रहा हूं, तो ये आपका आएगा 68:07 पर। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कहां पर पड़ेगा, 68:07 पर पड़ेगा। अगर ये पूछा जाए वो कौन सा स्पेसिफिक बिंदु है, तो उन बिंदुओं के नाम पर किताबों में आप देखते होंगे तो 3 नाम मिलता है। कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा गौहर मोता, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सर क्रीक, कहीं पर आपको मिलेगा राहगीर क्रीक। तो इन 3 नामों से आपको इस रूप में जानने को मिलेगा। अब इससे हम देखते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। तो अगर जब आप पूर्वी बिंदु की बात आते हैं तो इसका मतलब पूर्वी बिंदु यहां कहीं पर पड़ेगा। तो पूर्वी बिंदु पर क्या है, तो सबसे पहले ये देखें वो पूर्वी बिंदु कितने अंश पर है। तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका पड़ जाता है 97:25। तो 97:25 की बात अगर देखेंगे तो यहीं पर दूसरी बिंदु ये भी हो जाएगी कि ये 97:25 पर कौन सा बिंदु है। अगर उस बिंदु की बात की जाए तो यहां पर देखिए बिंदु मैं यही लिख दे रहा हूं इधर ऊपर, तो इसको कहते हैं वालांगू। इसको या तो वालांगू कहते हैं या इसी का दूसरा नाम है किव्यूथू। तो ये देखिए आपका भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ठीक है, ये कभी आपसे नाम पूछता है या तो कभी अक्षांश पूछता है। मैं आपको इसमें जो एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम उसको रटते हैं, मेरा मकसद आपको रटाना नहीं, मेरा मकसद वो बिंदुओं को एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर दिखाना है कि जहां पर जो चीजें पाई जाती है। अगर इस रूप में आप इसको ड्रा कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको रटने से ज्यादा ये आसान हो जाएगा। एक सवाल यहां से और छूटता है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ये संबंधित बिंदु वालांगू या किव्यूथू किस राज्य से संबंध करता है। उस पर कभी कभी राज्य का नाम पूछ लेता है कि ये बिंदु किस राज्य में स्थित है। अगर राज्यों का नाम करे तो भी आप देख लीजिएगा, मैं यहीं पर इस बात को भी मेंशन करने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपका है, आपका जो आपका किव्यूथू है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश।
अगर आपका ये पश्चिमी बिंदु की बात करें जो 68.7 पर है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, आप यहां देख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, गुजरात। दूसरा, अगर हम आपका उत्तरी की बात भी करें तो उत्तरी को अगर आप देखेंगे तो आपको पता है, अब ये ध्यान रखिएगा, पुरानी किताबों में अभी भी जम्मू कश्मीर की बात आएगी, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर नहीं, क्योंकि आपके जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हो चुका है, 2 यूटी बन चुके हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो वर्तमान के ये लद्दाख में होगा। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा दक्षिणी बिंदु क्या बनेगा, तो ये दक्षिणी बिंदु की बात अगर हम करेंगे तो ये आपको भी पता है, यहां पर आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु। तो ये आपका, इसका मतलब अगर राज्य की बात करें, देखिए क्वेश्चन को हर रूप से पूछा जाता है, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। सवाल पूछने वाला स्वतंत्र होता है, बताने वालों को हर व्यक्ति हर रूप में तैयार होना होता है। या तो वो कभी राज्य ही पूछ ले, ठीक है, उत्तरी राज्य कौन सा है, दक्षिणी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य, जवाब सारे सवालों का इसी में है। अगर राज्य का नाम पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य लद्दाख, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। अब यहां पर एक बिंदु पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि आप ये सुने होंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु, आपका जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका जो है इंदिरा पॉइंट है, यही आपको दिक्कत कर रहा होगा। तो देखिए, जो हम लोगों ने उस बिंदु की बात की है जो भारत की सीमाओं से, स्थलीय सीमाओं से जुड़ा है, ये सारे स्थलीय है, कहीं से नहीं जुड़े हैं। जबकि अगर भारत की जो साउदर्न पॉइंट या दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वो आपका चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के जलीय मार्ग से जुड़ा है, ना कि स्थलीय मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारे भारत के ही अधिकार क्षेत्र की जो है स्थल है, इसलिए हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है, साउदर्न पॉइंट या दक्षिणतम बिंदु, वो यहां पर कहीं पर आपका जो आपका है वो यहां पर पड़ जाता है। तो ये चीजें हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें हैं। तो मैं ये आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि वो कहां पाई जाएगी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक बिंदु है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट यहां पर है, तो इसलिए जब दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट, और सिर्फ दक्षिणी बिंदु की बात करेगा तो कन्याकुमारी, ठीक है। तो अब ये दूसरा सवाल यहीं से पूछता है कि जो दक्षिणतम बिंदु है वो किस अंश पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणतम बिंदु जो है इसी 8 में से 2 घटा दीजिए। जो आपका दक्षिणतम बिंदु है उसी में से 8 में से 2 घटा दीजिएगा। इसका मतलब इंदिरा पॉइंट जो आपका यहां पर है इस वाले बिंदु पर, वो पड़ता है 8 अंश 4 मिनट। तो बार बार ये कभी कभी अब सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है या किस अक्षांश पर स्थित है। अगर अक्षांश की बात करेगा तो क्या होगा, 8 अंश 4 मिनट, ठीक है। तो ये देखिए, हमने आपको अभी तक ये बताया कि भारत के कौन से बिंदु कहां पर स्थित है, या भारत के कौन से बिंदु किस राज्य में स्थित है, या भारत के कौन से बिंदु किस अंश पर स्थित है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारी जब हमें बाउंड्री मिल गई तो अब इसके आगे को हम देखते हैं कि और हमारा जो है भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। आइए अब और देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने तो बाउंड्री तो देख लिया, जैसा कि भारत के सारी चीजें हैं, तो हमें यह भी पता है कि भारत में एक रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत की एक रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं वास्तव में कर्क रेखा, शायद यही कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, या भारत को 2 भागों में बांट देती है, ऐसा हम लोग, ठीक है। तो सीधा सवाल ये नहीं पूछता, सीधा सवाल ये पूछता है कि कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर कौन सी रेखा है और कितने राज्यों से है तो उसको हम लोगों को जानना आवश्यक होता है। तो देखिए यहां पर जो है हम इसको, चूंकि इसमें हमें सारी बात बतानी है तो रेखा के माध्यम से सिर्फ यह स्पष्ट कर रहा हूं कि ऐसे वो जाती है। बाकी कितने राज्यों से होकर जाती है ये चीजें मैं आपको यहां पर जो है स्पष्ट करूंगा कर्मानुसार, ठीक है। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या पता है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से।
तो इसको 8 राज्य नहीं पूछता। अब क्या करता है, अभी पूछता है कि क्रमानुसार, या ये उत्तर से है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब लगाना होता है। तो हम एक तरफ से लेके चले जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ हम आपको यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं, और आप उसको चाहे पश्चिम से पूरब पूछे चाहे पूरब से पश्चिम पूछे। तो इधर से हम आ रहे हैं। तो इधर से अगर बात करें तो सबसे पहला राज्य अगर आपकी बात करेंगे तो होगा आपका गुजरात। उसके बाद दूसरे राज्य की बात करेंगे तो आपका होगा राजस्थान। उसके बाद तीसरे राज्य की बात अगर आप करेंगे तो आपका होगा मध्य प्रदेश। उसके बाद चौथे राज्य की बात करेंगे तो आपका होगा छत्तीसगढ़। ठीक है। उसके बाद पांचवें की बात अगर हम करें तो हमारा होगा झारखंड। उसके बाद हम अगर उसके बाद आपका जो है झारखंड है, नहीं 1 2 3, हाँ जी छठवां नंबर। ठीक है। उसके बाद आपका जो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आएगा पश्चिम बंगाल के बाद आपका आएगा मणिपुर। त्रिपुरा पहले लिख दीजिए, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद जो राज्य आ जाएगा आपका मिजोरम। तो देखिए, सॉरी यहां पे हो गया है। तो देखिए इस रूप में 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है, या इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है। तो इसको हमने लिखा है यहां से पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम में सबसे पहला कौन, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, फिर कौन सा, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जो किस पे स्थित है, कर्क रेखा पर है। तो कभी कभी आपको सिर्फ कितने राज्य हैं ये पूछ लेता है, या वो कौन कौन से राज्य है जो कर्क रेखा पर पाए जाते हैं, या कौन ऐसा रेखा है जो उस पर स्थित, उसमें कभी दे देगा एक, उसमें नहीं रहेगा, ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, ये आपको बताना होगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे आप देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अब ये कौन कौन से राज्य हैं जो भारत की सीमा पर स्थित है और वो किसी दूसरे देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सबसे हम एक एक राज्यों की बात करेंगे, या एक एक देशों के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं उसके आधार पर हम एक एक का देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इधर से पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं, और उधर से शुरू होते होते हुए यहां तक हम लोग चले आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, यहां पर आप लिखेंगे पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। तो वो कौन भारतीय राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो इसको भी हम लोग यहां से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग को करना क्या है, हम लोग यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से जब शुरू करेंगे तो क्योंकि इसके बाद ये स्थलीय सीमा है और इसके बाद इधर जली होती है, तो इस स्थलीय सीमा से हम लोग इधर ऐसे चलते चले जा रहे हैं और यहां तक आते आते यहां तक आ जाएंगे, फिर हमें इधर जलीय सीमा मिल जाएगी। यहां से शुरू करते हैं, यहां से हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो अगर यहां से करें तो देखिए पाकिस्तान की सीमा को अब स्पर्श करने वाले कुल राज्यों की संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 5। लेकिन अब वो कौन कौन सा होगा, अगर अब हम इधर से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े तो हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका गुजरात, उसके बाद होगा आपका राजस्थान, उसके बाद आपका होगा पंजाब, उसके बाद होगा आपका JNK जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका आ जाएगा लद्दाख। तो ये वो 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो इसमें से कोई हो देगा। ठीक है, जैसे हरियाणा दे देगा, हिमाचल प्रदेश दे देगा,
तो ये हमें काफी करीबी लगता है कि है कि नहीं है, तो लेकिन जो है वो ये है, हमें इसी में से जो अपना सिलेक्शन कर लेना होगा। तो ये हो गया आपका, हम लोगों ने देखा पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं अफगानिस्तान की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो अगर अफगानिस्तान की सीमा की बात करें, अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान से मात्र एक है। अब अफगानिस्तान की सीमा को जो स्पर्श करेगा वो भारत का मात्र एक राज्य होगा, ठीक है, और उसका नाम है आपका लद्दाख। मतलब अफगानिस्तान की सीमा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो कितने करते हैं, एक करता है। कौन करता है, लद्दाख करेगा, क्योंकि जब तक बाइफर्केशन नहीं हुआ था तब तक जम्मू कश्मीर लिखा जाता, अब क्या हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आए कि अब कहे जाए कि चीन की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, भाई चीन की सीमा को तो कितने राज्य करते हैं, 5। अब वो कौन कौन से हैं, एक एक का हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है। तो अगर एक एक के जिक्र की बात करें तो यहीं से शुरू कर देते हैं। तो पहला आ जाएगा लद्दाख। अब एक गलती मत करिएगा, कहीं जम्मू कश्मीर का नाम मत लिखिएगा, क्योंकि चीन की सीमा को सिर्फ भारत का लद्दाख इधर से स्पर्श करता है। अब जम्मू कश्मीर का नाम नहीं आएगा। अगर आप मैप देखेंगे तो उसको आपको स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर अगर हम आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूं तो ऐसे वाला रीजन पे पूरा आपका हमारा लद्दाख ऐसे होते चला गया है वहां तक, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये चीजें अब नहीं आती है, ठीक है। तो पहला लद्दाख और दूसरा हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। दूसरे प्रदेश का क्या नाम हुआ, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद तीसरा आ जाए उत्तराखंड। तीसरे प्रदेश का क्या नाम आ गया, उत्तराखंड आया। अब उत्तराखंड के बाद अगर इधर आगे आए तो एक प्रदेश और आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्किम। उसके बाद क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। सवाल वही तरह से, या तो कितने हैं ये आपसे पूछ लेगा, या तो क्वेश्चन बना दिया निम्नलिखित में से कौन जो है चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, इसमें से कोई राज्य नहीं होगा, दूसरा लिखा होगा, ठीक है। आपको यहीं पर मणिपुर लिख सकता है, यहीं पर आपको त्रिपुरा दे सकता है, तो क्या है कि नहीं ये जस्टिफाई करना होगा। तो इसलिए अब चीन की सीमा को कितने राज्य, 5, ठीक है। और ये देखिए, अगर ये क्रम से की बात करें तो मैं इधर से पश्चिम से पूरब की तरफ आया हुआ हूं, ठीक है। इसका भी एक क्रम हमने दिया है। इस क्रमानुसार अगर आप देखेंगे तो शायद आपको उस क्रम लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए अब चीन के बाद भी देखते हैं हम लोग कौन सा है। अगर चीन की बात करें तो इसका मतलब अब चीन के बाद यहां हम लोग को पड़ जाता है नेपाल। जैसा कि यहां हमने देखा ये छोड़ा है, इसका मतलब यही है, ये वाला रीजन इतना नेपाल का है, इसीलिए उसको हमने क्या किया है, छोड़ दिया है। तो अगर अब नेपाल की देखें तो नेपाल से कितने, 4 हैं। अब कौन कौन से हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो इधर से हम लोग देखते चले हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड के बाद आगे आ जाइए, ठीक है। जैसे उत्तराखंड के इधर आ जाएंगे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप आइए बिहार मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप आ जाएंगे तो आपका सिक्किम मिल जाएगा। तो ये वो 4 राज्य हैं जो किसको स्पर्श करते हैं, नेपाल को स्पर्श करते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो ये नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, कभी कभी संख्या पूछता है, कभी कभी नाम पूछता है। तो अगर संख्या की बात करें तो 4 है। राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और सिक्किम है। तो ये आपके
नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्यों की बात हो गई। उसके बाद आइए, अब यहीं पर एक छोटा सा देश है, आपको यहीं पर ये आपको पता है, भूटान। ठीक है, तो देखिए भूटान को कौन से कौन कौन स्पर्श कर रहे हैं। अगर भूटान को देखेंगे तो भी शायद आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूटान के पूर्व में आपका सिक्किम, उसके बाद यहां नीचे देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल भी थोड़ा टच करता है, उसके बाद आप देखेंगे तो आसाम भी टच करता है, और एक राज्य और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये वो राज्य है जो भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसका मतलब भूटान की सीमा को कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो राज्यों की संख्या पूछी जाए तो 4 है। अगर राज्यों का नाम पूछा जाए से तो देख लीजिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य किसको स्पर्श कर रहे हैं? भूटान को। ठीक है, उसके आगे आइए देखते हैं। अब भूटान के आगे अगर हम चलते हैं तो हमें एक और देश मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं म्यांमार। तो अब देखना हमें कि म्यांमार की सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो अब आगे यहां देख लीजिए म्यांमार को। तो म्यांमार को देखिए कौन कौन करते हैं। अगर यहां पर हम लोग म्यांमार की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आप आएंगे आपको नागालैंड, उसके बाद आप आएंगे मणिपुर, और उसके बाद आप आएंगे तो मिजोरम। ये वो 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहां भी सवाल, कितने राज्य? 4। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो याद करिए, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग इसको। उसके आगे अगर आप आए फिर आप देख लीजिए, क्योंकि म्यांमार के बाद भी कोई होगा। तो म्यांमार के बाद अगर अब हम लोग देखेंगे तो एक देश और बचता है जिसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। ठीक है, तो आइए देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं। तो अगर बांग्लादेश की बात करें तो कितने हैं? 2 चीज होती है, तो कितने हैं तो ये 5 हो जाएगा। कितने में? 5 है। कौन कौन है इसकी बात देख लीजिए। तो अगर कौन कौन है तो अगर देखें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरा अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए आसाम, आसाम के बाद अगर आप करेंगे मेघालय, मेघालय की बात आप करेंगे उसके बाद आपका जाएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा की बात अगर करें तो उसके बाद आपको एक और मिलेगा जिसको कहते हैं मिजोरम। ठीक है, तो ये वो राज्य है, वो 5 राज्य हैं जो किसको स्पर्श करते हैं? बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये हमने आपको वो बताया जो भारत के सीमाओं पर स्थित देश हैं। तो जो भारत के सीमाओं पर स्थित देश हैं उनसे भारत के कौन कौन से राज्य किसको स्पर्श करते हैं, इन राज्यों का हमने आपको नाम स्पष्ट किया। अगर आपको इस रूप में अगर इसको देखे होंगे, देखिए हमने शुरू किया यहां से चलकर और सारा करते 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 हम कहां पर आ गए? यहां पर आ गए जहां पर आपका बांग्लादेश है।
क्योंकि यही आपका यहां से लेकर यहां तक स्थलीय सीमा है। बाकी आपका जो पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात के जो नीचे वाला पोर्शन है वो जलीय सीमा होती है। यहां से ये पूरे रीजन में कोई ऐसा देश नहीं है जो स्थलीय मार्ग से हमारे देश से जुड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। श्रीलंका वो भी जलीय मार्ग से है, ठीक है। मालदीव वो भी जलीय मार्ग से है। इसका मतलब कोई भी स्थलीय मार्ग से हमारे देश के द्वारा जुड़े हुए नहीं है। तो इसलिए ये स्थलीय मार्ग से इतने थे। इनको आप क्रम से अपना देखिएगा, चार्ट बनाइएगा, देख करके अगर याद करेंगे तो बड़ा आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो इसके आगे अब हम इसी में कुछ चीजें और आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इसी सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ कोई इस रेखा है तो उसे क्या कहते हैं, और भारत चीन के साथ स्थित रेखा को क्या कहते हैं। तो 3 रेखाएं महत्वपूर्ण है। एक तो भारत पाकिस्तान के, दूसरा भारत चाइना के, और तीसरा आपका भारत और बांग्लादेश से। सिर्फ 3 देशों के साथ जो सीमाएं रेखाएं हैं उनका नामकरण है, बाकी अन्य देशों के साथ नामकरण की बात नहीं की गई है, इसलिए कहीं पर अन्य नहीं आता। एक नाम और आता है आपका डूरन रेखा का। तो डूरन रेखा उसके संबंध में आता है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच होती थी, लेकिन अब विभाजित होकर के पाकिस्तान बन गया तो वो डूरन रेखा किसके मध्य हो गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ, क्योंकि उसको तय करने वाले सर रेड क्लिफ महोदय ने ही, ये ज्योग्राफर थे, इन्होंने इस नाम को बाउंड्री को तय किया था भारत पाकिस्तान का, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको क्या कर दिया गया, रेड क्लिफ कर दिया गया है। उसके बाद दूसरी बाउंड्री की बात आती है तो यहां पर आती है अरुणाचल प्रदेश की बात। ये पूछा जाता है भारत तथा चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं। दूसरा, भारत तथा चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो कहां पर है। 2 सवाल बार बार कंफ्यूज करती है और इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं तो आपको भी पता है, उसके कहते हैं मैकमोहन। तो ये आपका रेखा का नाम मैकमोहन है। अगर ये कभी पूछे कि ये मैकमोहन रेखा कहां पर स्थित है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैकमोहन रेखा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये 2 ही बाउंड्री के नाम आती है, बार बार आपसे पूछती है। तीसरी बाउंड्री जो आती है वो भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो स्थित सीमा रेखा है, यहां पर ये जो चीजें पाई जाती है गोले में, उसे कहते हैं शून्य रेखा। शून्य रेखा या आपको इंग्लिश में आपको मिलेगा जीरो लाइन। तो जो जीरो लाइन है वो भारत बांग्लादेश के बीच है, जो मैकमोहन है वो भारत चाइना के बीच में है, जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यह सीमा रेखाओं का नाम है। इन्हीं 3 रेखाओं में से अगर पूछता है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके आगे किसी अन्य देश के साथ कोई सीमा रेखा का नामकरण नहीं है, इसलिए वो आपसे कभी पूछे जाने की संभावनाएं नहीं होगी। लेकिन वो किसके सेंस में, भारत के सेंस में। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य किसी के सेंस में नहीं पूछा जाएगा, वो अन्य किसी के सेंस में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जब भारत की बात करेगा तो ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो यहां तक ये आपका क्या रहा, ये भारत की हमने देखिए आपको क्या बता दिया, भारत की सीमाओं पर स्थित रहे, भारत के उस बीच में जो कौन कौन से सीमा रेखा है, ठीक है, उनके नाम क्या है, उन राज्यों के नाम क्या है, क्रमानुसार कैसे है, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब थोड़े से हम इसके अंदर की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कुछ बातें जानकारी हम आपको अंदर की भी कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये भारत का क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें ये वाला पूरा रीजन भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो हमारा पूरा लद्दाख बन गया ना, जो पाक ऑक्युपाइड है, वो सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड है। क्यों है, क्योंकि वो हमारा है, इसमें कोई संशय नहीं है और भारत उसकी दावा को कभी छोड़ नहीं सकता। तो ये पूरे भारत की बात की जाती है,
क्योंकि हमारा है, हम उस पर क्लेम हमेशा कभी छोड़ ही नहीं सकते, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो ये पूरे की बात की जाती है। तो ये भारत जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है कि वो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। उसके बाद अगर इसी को देखा है, अब देखिए अगर ये कहा जाए कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कुल कितना है, तो अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2.42% है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, मात्र 2.42% है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना है, 2.42। अब अगर दूसरा सवाल पूछता है, अगर यहीं से हमें उठा लेना चाहिए कि अगर भारत का ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो क्या कोई देश इससे भी बड़े हैं? तो दूसरा सवाल यहीं पर हमें बना लेना चाहिए कि भारत से बड़े क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े देशों की संख्या या नाम। तो अगर संख्या की बात करें, इसको मैं हटा रहा हूं, संख्या की बात करें तो 6 है। भारत से क्षेत्रफल के आधार पर जो 6 बड़े राष्ट्र है वो कौन कौन से हैं, उनके नामकरण की बात अगर यहां पे करें तो नाम लिख लीजिए। अगर नाम की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले रूस, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है कनाडा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा चीन, उसके बाद चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा अमेरिका, उसके बाद पांचवें नंबर की बात आप आ जाए तो आपका ब्राजील, उसके बाद छठवें नंबर की बात आ जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखिए 6 है और 7वां पे हमारा प्यारा भारत है ही है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के 7 बड़े देशों का क्रमानुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। ये किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो दूसरा एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, क्या जनसंख्या के आधार पर भारत का क्या स्थिति है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर अगर बड़े देशों की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको पता है, अगर यहां पे बात करें आपका चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद आपका अमेरिका, उसके बाद आपका इंडोनेशिया, बस यही तक अगर आप जान रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि भारत जहां तक रहता है वहां तक हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम भारत, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ठीक है, इतना ही जानना है तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये देखिए क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो ये क्रम है, जनसंख्या के आधार पर देखें तो ये क्रम है। ये क्या है, भारत का एक क्षेत्रफल जो दुनिया में हम देखे जाते हैं उसके आधार पर है। आइए अब और देखते हैं भारत के अंदर की स्थितियों को, थोड़ा सा जानकारी करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर इस स्थितियों को ध्यान में देखें, आगे और देखें तो कुछ ये भी हमें देखना होगा, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो इसको हम एक आरेख के माध्यम से यही आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो कर क्या सकते हैं, हम ये देख सकते हैं ईस्ट से वेस्ट की दूरी कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट की दूरी कितनी है। तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम की। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की बात अगर करें तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब यहीं पर अगर बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ करें तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त,
तो देखिए ये पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब एक तो ये रेखा हमने खींची है, दूसरा रेखा ये वाली अगर करें तो इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो हमने आपको बताया ये भारत का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। यहीं पर हम एक और रेखा के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भारत को जो मध्यांतर रेखा है, जो भारत का टाइम लाइन है या टाइम रेखा, समय रेखा है, वो कहां से है और कितने अंश पर है। ठीक है, इसको भी हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रहे हैं इसी में। तो अगर इसको आप देखना चाहें तो आपको भी पता है, देखिए, क्योंकि लगभग यहां से उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और ऐसे आपका ये जाके यहां पर ये निकल जाती है और इसी को कहते हैं भारत का समय रेखा। ठीक है, या टाइम लाइन। ठीक है, तो पूछा क्या जाता है कि भारत का समय रेखा कितने अक्षांश पर है, तो जब कभी भी आए तो 82.5 अंश। भारत का समय रेखा कौन सा अक्षांश है? 82.5 अंश। 82 सही 1/2 अंश। एक तो ये हो गया। ठीक है, कितना अंश पे रहा है? 82.5 अंश। ठीक है, दूसरा हमसे सवाल पूछा जाता है कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो अगर कितने राज्यों की बात करें इसमें तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कोष्टक में 5 राज्यों की होता है। ठीक है, अगर ये कहे कि वो कौन कौन से हैं क्रमानुसार, तो हम क्रमानुसार अगर निकाले तो उत्तर से दक्षिण हम लगा सकते हैं या दक्षिण से उत्तर लगा सकते हैं। तो यहां हमको क्या कर रहे हैं, आपको एक क्रम लगा दे रहे हैं, दूसरा क्रम लगाने में आप स्वतः सक्षम हो जाएंगे। तो ये पहला क्या है, पहला अगर देखिए तो यहां हम क्या करते हैं, यहां से चलते हैं। तो यहां से चलेंगे तो सबसे पहले आपका क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। सबसे पहले क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उड़ीसा। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। तो ये आपके जो है 5 राज्य हुए हैं जो भारत की समय रेखा पर स्थित है। ठीक है, किस पर? समय रेखा पर। इसको हमने आपको क्या कर दिया? उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगा दिया। एक दो क्वेश्चन क्या, कितने अक्षांश रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है? तो 82.5 अंश। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर गुजरता है? तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका मतलब 5 राज्यों से होता है। ठीक है, तो अब लेकिन एक चीज सवाल यह है कि ये भारत को 82.5 अंश रेखा को ही क्यों इसका मध्यांतर रेखा माना गया? तो अगर दोस्तों अगर आप यहां से लेकर यहां तक के उसकी बात करेंगे तो लगभग 29.56 आएगा और 29 को हम 30 मान के अगर उसका डिवाइड करें तो हमें लगता है वो 15 आएगा। तो जब वो दोनों को डिवाइड की जाती है तो उसके जो बीच का है वो 15 अंश के लगभग आता है, इसलिए इसको ही माना गया है। बाकी इसका जब कभी हम भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे बहुत अच्छा तो उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप इसी रेखा को इसलिए माना गया है कि यह रेखा पूरब से पश्चिम भारत को 2 बराबर भागों में बढ़ती है, इसीलिए इस रेखा को ही क्या भारत का मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन मानी गई है। तो ये अभी तक हमने जो आपको बताया ये भारत के एक बाह्य भौतिक स्वरूप को आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमने यहां से लेकर यहां तक पूरी बाउंड्री, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इन रेखाओं का राज्यों का सारा नाम कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आएगी। आगे हम आपको बहुत सारे वीडियो देते रहेंगे, लेकिन आपको पुनः आप लोगों से एक आश्वस्त कर रहा हूं आज कि अब आपको वीडियो निरंतर मिलेंगे। मेरे सारे चीज फंक्शनिंग में है, हमारे टीचर सारे ट्रेंड हो चुके हैं। अब आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कोई दिक्कत आ नहीं पाए। तो चाहे वो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा के हों, उनके लिए हम क्रैश कोर्स प्री के लिए या पीटी के लिए लेके आ रहे हैं और बहुत मिनिमम प्राइस में लेके आ रहे हैं, जो किसी भी से बहुत मिनिमम होगा। हमारे आठों के आठों एक्सपर्ट इस पर काम करने के पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस पे आइए, जुड़िए और अच्छे से काम करिए। दूसरा, आप किसी भी आपके जो आपका उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस की बात जो है उसको मैं अलग से वीडियो आपको रिकॉर्डेड करके दूंगा।